नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु। अब जितने मैचेस हो रहे हैं, जो टीम्स टॉप 7-8 में हैं, कुछ टीम्स की हालत ऐसी है कि एक दो मैच जीतें आगे चले जाएंगे। कुछ टीम्स की हालत ऐसी है कि जो मर्जी कर लें आगे नहीं जा पाएंगे। अधिकतर टीम्स ऐसी हैं कि 2-3 मैच जीते तो आगे, 2-3 मैच हारे तो पीछे। तो दिलचस्प बहुत ज्यादा होने वाले हैं अगले आने वाले कुछ दिन। आज होने वाले 2 मैचेस की चर्चा करूंगा, कल रात जो 2 मैच हो गए उसकी चर्चा करूंगा, सवाल और उसका उत्तर दूंगा, और कहानी सुनाऊंगा एक ऐसे प्रो कबड्डी खिलाड़ी की जो मुझसे थोड़ा नाराज हो गए थे, अपसेट हो गए थे। तो आइए, स्वागत आप सबका फैंटेसी यात्रा प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। प्रदीप नरवाल को, जैसा मैंने कल के वीडियो में कहा था, कोच साहब ने पहले हाफ में 10 रेड्स दी। उन्होंने निराश नहीं किया, 6 पॉइंट लिए। गुजरात जायंट्स एक समय लग रहा था मैच जीत जाएंगे, लेकिन दूसरे हाफ के अंत में आते आते कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई, आखिरी रेड पे वो टैकल पॉइंट लेकर टाई कर लिया बेंगलुरु बुल्स ने। और उनके स्टार एक बार फिर से रहे हैं नितिन रावल, जो कमाल कर रहे हैं। लेकिन इस टाई का नुकसान ये हुआ है, गुजरात जायंट्स अब 7 मैचेस में से मैक्सिमम 35 पॉइंट ले पाएंगे, यानी कि मैक्सिमम 64 पर ही वो जा पाएंगे। यानी उनके अगले दौर में जाने के चांसेस काफी क्षीण हो गए हैं। दूसरे मैच में क्षीण प्रदर्शन देखने को मिला पुनेरी पल्टन से। मतलब पहले हाफ तक इतना ज्यादा फर्क नहीं था, पुनेरी पल्टन को पंकज मोहिते ने वापसी करवाई थी, लेकिन दूसरे हाफ में यह टीम पूरी तरह से बिखरी हुई दिखाई दी। मुबारक है यू मुंबा को, मुबारक है अजीत चौहान को, जिन्होंने वापसी करवाई है, और साथ में डिफेंडर्स को। अगले मजमून पे आइए। तेलुगु टाइटंस आज यूपी योद्धा से खेल रहे हैं और हरियाणा स्टीलर्स बंगाल वॉरियर्स के विरुद्ध हैं। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट्स टेबल देखिए और इन चारों टीमों की स्थिति और आज के मैचेस के बाद होने वाले संभावित परिवर्तनों को भी हम देख लेते हैं, कौन सी टीम कहां पहुंचेगी। पॉइंट्स टेबल देख लीजिए प्रभु। कल की जीत के बाद यू मुंबा नंबर 3 पे आ गई है, 51 का शगुन उनके जेब में पड़ चुका है। और टाई के बाद बेंगलुरु बुल्स नंबर 12 पे रहे हैं। गुजरात की टीम नंबर 10 पे है जरूर, लेकिन कितना ऊपर जा पाएगी, जैसा मैंने पहले बताया था कि 7 मैच अगर जीत गए तो 35 + 29 आप 64 तक ही पहुंच पाएंगे। उनके आसार भी हो गए हैं धूमिल। अब आज तेलुगु टाइटंस और यूपी योद्धास खेल रही हैं। तेलुगु टाइटंस अगर जीती तो 53 पॉइंट के साथ नंबर 2 हो जाएगी, जबकि यूपी योद्धास को जीत की शिद्दत से तलाश है। वो जीते तो 48 पॉइंट उनके हो जाएंगे और बेहतर स्कोर डिफरेंस के चलते वो दिल्ली को नीचे धकियाकर नंबर 4 पे आ जाएंगे। दूसरा मैच हरियाणा और बंगाल खेल रहे हैं। हरियाणा जीते तो अनऑफिशियली खुद को क्वालिफाइड मान सकते हैं, नंबर 1 पे वो रहेंगे, जबकि जीत की कहीं ज्यादा शिद्दत से तलाश है बंगाल वॉरियर्स को। अगर जीते तो एक ही स्थान का इजाफा होगा, 11वें से नंबर 10 पे आएंगे, लेकिन प्लेऑफ जाने के लिए इनको भी काफी पापड़ बेलने पड़ेंगे। अब आगे चलते हैं, तेलुगु टाइटंस और यूपी योद्धास के मैच की बात करता हूं। टाइटंस ने पिछला मैच हारा था जयपुर पिंक पैंथर्स से। ओवरऑल 15 में से 9 मैचेस जीते हैं, हमने देख लिया है। पॉइंट हैं आपके 48, ये भी देख लिया, लेकिन मैक्सिमम आप जा सकते हैं 83 तक, 83 तक। तो 4 मैच अगर आपने जीत लिए तो आपके पॉइंट हो जाएंगे 68। तो 7 में से 4 मैच जीतना या 3 जीत 1 टाई, आगे जाना पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल। अच्छी खासी स्थिति है, हालात हैं टाइटंस के लिए। यूपी योद्धास स्थिति बहुत अलग नहीं है। 14 मैचेस खेले हैं, 7 आपने जीते हैं, 43 पॉइंट हैं, 83 पॉइंट्स तक आप जा सकते हैं। आपको जीतने हैं 5, तो आपके पॉइंट हो जाएंगे 25 25 25 43 68, मतलब मेरी पंजाबी निकल गई। यानी कि 7 में से 8 में से अगर 5 मैचेस जीते तो आगे आप जा सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल। दिक्कत कहां है? दिक्कत यह है कि जिन टीमों के साथ आपने खेलना है, उन टीमों के साथ हुए पिछले मैचेस की स्थिति क्या है, जरा वो भी देखिए। असली रोमांच यहां पर है। तेलुगु टाइटंस आज खेल रहे हैं यूपी योद्धा से, उनसे हारे थे 40-34। अगला मैच है बंगाल वॉरियर से, जीते थे। अगला मैच है हरियाणा से, जीते थे। अगला मैच है दिल्ली से, वहां हारे थे। अगला मैच है गुजरात से, उनसे हारे थे। ओके, अगला मैच है पटना पायरेट से, जीते थे। अगला मैच है पुनेरी पल्टन से, उनसे भी जीते थे। तो स्थिति अच्छी लग रही है। यूपी योद्धास आज ऑब्वियसली टाइटन से खेले हैं, उनसे ऑब्वियसली जीत के आए हैं। उसके बाद दिल्ली से खेलेंगे, जीते थे। पुनेरी पल्टन से खेलेंगे, टाई रहा था उनका यह मैच,
फिर बंगाल से खेलेंगे, पिछला मैच हारे थे। फिर यू मुंबा से खेलेंगे, उनसे पिछला मैच हारे थे। हरियाणा से खेलेंगे, पिछला मैच हारे थे। गुजरात और बेंगलुरु बुल्स से खेलेंगे, उनसे दोनों मैचेस जीते थे। यानी कि मामला बराबर ही लग रहा है। पर पुराने मैचेस का परिणाम आने वाले मैचेस को प्रभावित करे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी इस बात की है कि मैच की कहानी में आपको सुना दूं, एक बहुत विशेष बड़ी कहानी, उसी पे मेरी आपकी नजर होनी चाहिए कि दोनों टीमें इस सीजन में सर्वाइवल के लिए, अगले दौर में जाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। दोनों के पास अच्छे चांसेस हैं। बस बात वही है कि 2 मैच अगर लगातार हारे तो मामला हिल सकता है, 2 मैच लगातार जीते तो मामला बिल्कुल पटरी पे चल सकता है। बैटल्स क्या हैं, लड़ाइयां कहां होने वाली हैं? नंबर 1, ये 2 ऐसी टीम्स का मुकाबला है जो बहुत बैलेंस्ड हैं। दोनों के पास बढ़िया रेडर हैं, दोनों के पास अच्छी रिदम में चल रहे डिफेंडर हैं। नंबर 2, अगर खिलाड़ियों की बात करूं तो विजय बनाम हितेश लेफ्ट रेडर बनाम राइट कॉर्नर की ये टक्कर है। और नंबर 3, भरत हुड्डा बनाम कृष्ण ढुल, टैकल ये भी करते हैं ब्यूटीफुल। इस बैटल पे भी नजर होनी चाहिए। आगे आइए, जीत के सूत्र तेलुगु टाइटंस अगर पवन नहीं खेले तो 5-2 पे खेलिए। और ऐसी सूरत में शुरुआत मुझे लगता है कि आशीष से करवानी चाहिए स्ट्राइक रेडर के तौर पे। विजय डिफेंस में रहें ना रहें, लेकिन मैट पे जरूर रहें। अगर पवन खेलते हैं तो फिर आप अग्रेसिव स्टार्ट कर सकते हैं। और नंबर 3, रेडिंग में आपको मॉडरेटली अग्रेसिव रहना है, बहुत अग्रेसिव नहीं जाना है। अगर 5 मैन डिफेंस के साथ जा रहे हैं पवन की गैर हाजिरी में, तो डिफेंस में अग्रेशन दिखाना पड़ेगा। आगे चलता हूं, यूपी योद्धास जीत के सूत्र। नंबर 1, 4-3 से शुरुआत कीजिए। आपको 5 डिफेंडर्स की जरूरत नहीं है। पवन अगर खेलें भी तो भी 4-3 से शुरुआत कीजिए। नंबर 2, भवानी राजपूत लंबे कद का रीच का फायदा उठाइए। कृष्ण ढुल पे रनिंग हैंड टच लगा के उनको बाहर कीजिए, बहुत जरूरी है उनको बाहर बैठाना। नंबर 3, भरत हुड्डा ज्यादा रेड करिए लेफ्ट से और लेफ्ट कॉर्नर को जाके अटैक कीजिए। किक भी लगाते हैं, रनिंग हैंड टच भी करते हैं। नंबर 4, महेंद्र, बहुत कीमती रोल है प्रभु आपका। लेफ्ट कवर पे आप होंगे, चेन लगाइए, क्लोज चेन विजय के ऊपर राइट कॉर्नर के सहयोग के साथ। एक्स फैक्टर कौन रहने वाले हैं? तेलुगु टाइटंस के लिए मैं आज चल रहा हूं आशीष नरवाल के साथ, क्योंकि विजय चले ना चले, विजय को सपोर्ट आशीष से मिलना जरूरी है। और उधर महेंद्र लेफ्ट कवर, बहुत कीमती आपका रोल होने वाला है आज। प्रभु लोग, अगर आप एक्सचेंज 22 के साथ साथ फैंटेसी यात्रा में नहीं आए हैं तो पहले तो मुर्गा बन जाओ। चलो अब खड़े हो जाओ। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन देखिए, उसमें लिंक है, क्लिक करके फैंटेसी यात्रा की ऐप डाउनलोड कर लीजिए या fantasyayatra.com पे जाके ऐप डाउनलोड कीजिए। अपनी टीम बनाइए। ये देखिए मैंने अपनी टीम बना ली है, आप भी बना लीजिए। 1 वर्सेस 1 खेलिए, एक मित्र को हराइए। उसी तरह से 22 मित्रों को जब हराएंगे तो 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार पाएंगे। लेकिन अपनी जेब का ख्याल और अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर करना है प्रभु। अच्छा, पिछले वीडियो में मैंने सवाल पूछा था कि भारत की तरफ से अर्जुन अवार्ड पाने वाली, अर्जुन पुरस्कार पाने वाली 5 महिला कबड्डी प्लेयर्स के नाम बताइए। बहुत से हैं, ये पूरी लिस्ट है, देख लीजिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने फटाफट इंटरनेट पे सर्च करके वो 5 नाम बता दिए। बहुत सी ऐसी महिला खिलाड़ी हैं। सबसे पहली तो थी मिस शकुंतला खटावकर, जिनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मोनिका नाथ जी, माया काशीनाथ जी, रमा सरकार जी, जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला है। उनके अलावा नीता दड़वे, इनको आप वुमेन कबड्डी चैलेंज में देख चुके हैं। उनके अतिरिक्त और भी बहुत सारी ऐसी खिलाड़ी हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला है। तेजस्विनी हैं, ममता पुजारी हैं, अभिलाषा महात्रे जो पूर्व कैप्टन रही हैं, और उनके अलावा साक्षी कुमारी, रितु नेगी। इन तमाम महिला खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है, तो बहुत बहुत मुबारक। जिन प्रभु लोगों ने इनके नाम इंटरनेट से ढूंढे हैं, वसंत, जाहिद, रिंकू, आशुतोष, समीर, शाबाश शाबाश शाबाश। जाइए वड़ा पाव खाइए, मुझे भी खिलाइए। आज का सवाल, उसका भी उत्तर देते जाइए। 5 ऐसे खिलाड़ियों के नाम बताइए जिन्हें प्रो कबड्डी में खेलते खेलते अर्जुन पुरस्कार मिला हो। प्रो कबड्डी खेलने के दौरान जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला हो, उनका नाम बताइए। एक खिलाड़ी जो प्रो कबड्डी अभी भी खेल रहे हैं, वो मुझसे नाराज हो गए थे एक बार। नाम है श्रीकांत जाधव। उनकी कहानी आपको सुनाऊंगा वीडियो के अंत में। पहले चर्चा दूसरे मैच की कर लेते हैं। हरियाणा स्टीलर्स के सामने है बंगाल वॉरियर्स। पिछला मैच बंगाल ने जीता था 40-38 से। हरियाणा ओवरऑल 15 मैच खेले हैं, दर्जन 12 मैच जीते हैं,
61 61 पॉइंट हैं, 96 तक जा सकते हैं। एक मैच जीतिए, प्ले ऑफ कंफर्म। मैच पड़े हैं 7, मनप्रीत की ठाठ बाट। बंगाल वॉरियर्स कहानी उलट गई। 14 मैचेस खेले, 3 जीते, पॉइंट हैं 26, मैक्सिमम जा सकते हैं 66 पर। 8 मैच बाकी हैं, 8 के 8 जीतने हैं तो शायद आप अगले दौर में जाएं। पिछला मैच आप हारे थे पटना पायरेट से, अच्छी तरह हारे थे। तो बचे हुए मैचेस कहां हैं? हरियाणा आज खेल रहे हैं बंगाल से, पिछला मैच हारे थे। पटना से खेल लेंगे, जीते थे। तेलुगु टाइटन से अगला मैच खेले थे, हारे थे पिछला मैच ही तेलुगु टाइटन से, और मैं बड़ा हैरान हुआ था क्यों हार गए। बेंगलुरु बुल्स से खेलना है, जीते थे। दिल्ली से खेलना है, जीते थे। यूपी से खेलना है, जीते थे। यू मुंबा से खेलना है, जीते थे। वहीं बंगाल वॉरियर्स आज खेल रहे हैं हरियाणा से, पिछला मैच जीते थे। अगला मैच खेलेंगे टाइटन से, उनसे हारे थे। फिर खेलेंगे बुल्स से, उनसे हारे थे। यूपी से खेलेंगे, जीते थे। दिल्ली से खेलेंगे, हारे थे। तमिल तलैवा से खेलेंगे, हारे थे। जयपुर से खेलेंगे, हारे थे। फिर खेलेंगे यू मुंबा से, उनसे खेला था टाई। यानी कि आज की कहानी नंबर 1, एक वो टीम है जो प्लेऑफ में पहुंच ही गई है, बस दरवाजा खुला है, आपने सिर्फ उसको पार करना है, वो है हरियाणा। और दूसरी वो जो ऑलमोस्ट दरवाजे से बाहर ही खड़ी है और उनके लिए दरवाजा खुलने के आसार बड़े क्षीण हैं प्रभु। कहानी नंबर 2, मनप्रीत बनाम फजल गुजरात में मनप्रीत के साथ खेले थे जब गुजरात पहली बार अस्तित्व में आए थे सीजन 5 में, और वो टीम गई थी फाइनल। कहानी नंबर 3, सुल्तान फजल बनाम शहजादा शादलू। लेफ्ट कॉर्नर की वो ईरान की सल्तनत के अगर फजल सुल्तान हैं तो अब शहजादे यानी कि युवराज बन चुके हैं शादलू। आगे चलते हैं बैटल्स। पहली लड़ाई, बहुत बड़ी लड़ाई मनिंदर और नितिन की होने वाली है हरियाणा के डिफेंस से। यही एक लड़ाई है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। शादलू हो, जयदीप हो, संजय हो, राहुल सेठपाल हो और सामने मनिंदर नितिन हो तो मैच देखने में आएगा भरपूर मजा। अब आते हैं जीत के सूत्रों पे। सबसे पहले हरियाणा की बात करता हूं। नंबर 1, शादलू ने मनिंदर के थाइस पे करना है डाइव और संजय का और जयदीप की चेन का आई सपोर्ट। नंबर 2, यही जो कवर्स की जोड़ी है, नितिन पे करे डबल चेन टैकल, राइट कवर राइट कॉर्नर दोनों एक साथ उनको टैकल करें, शादलू का आई सपोर्ट। और नंबर 3, शुरुआत कीजिए डुओ डाई रेड से, क्योंकि डिफेंस आपका है मजबूत, तो आप रेडिंग में थोड़ा सा कॉशियसली अग्रेसिव रह सकते हैं। जब लीड बन जाए तो रेडिंग का पेस बढ़ाइए। जैसे मैं आगे बढ़ता हूं और बात करता हूं बंगाल वॉरियर्स की। नंबर 1, नितिन आपका रोल है बड़ा अहम, शादलू को आउट करना है और लगानी है किक, क्योंकि वो कंपल्सिवली नीचे झुक के आपके एंकल्स को ताड़ेंगे। किक लगाइए, बाहर भगाइए। नंबर 2, इसी तरह से संजय को आउट करना है रनिंग हैंड टच करके। मैं नितिन का नाम इसलिए ले रहा हूं कि वो लगातार खेले हैं और लगातार बढ़िया खेले हैं। नंबर 2, मनिंदर राइट साइड के डिफेंस को अटैक कीजिए। वो लेफ्ट इन के नीचे से बोनस आप अच्छा लेते हैं, लेकिन अगर राइट इन राइट कॉर्नर पे जाके दौड़ते हुए रनिंग हैंड टच करेंगे तो मुझे लगता है कि इस स्किल का आज आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। नंबर 3, फजल और नितेश की जोड़ी, दोनों कॉर्नर्स पे खड़े हैं। अग्रेशन दिखाइए डिफेंस में, एडवांस खड़े होइए, विरोधी रेडर्स को तंग कीजिए। एक्सपेक्टर हरियाणा की तरफ से शादलू, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि बंगाल की बहुत बड़ी मजबूती उनके 2 रेडर्स में है, तो शादलू का रोल बड़ा अहम है। और बंगाल की तरफ से नितिन धनखड़, छोरा धाकड़ है ये। मनिंदर के साथ नितिन अगर चलेंगे तो टीम जीतेगी। चलिए आगे चलते हैं और बंगाल के एक पूर्व खिलाड़ी की आपको कहानी सुनाता हूं। नाम है श्रीकांत जाधव। अब ये शायद 2-3 सीजन पुरानी बात है। अब जब भी मैं वीडियोस बनाता हूं या कमेंट्री में होता हूं तो हर एक सिचुएशन को, खिलाड़ी को अपने हिसाब से एनालाइज करने की कोशिश करता हूं। अब 1-2 सीजन ऐसे थे श्रीकांत यादव के जो उनके लिए बहुत अच्छे नहीं रहे थे। अब अगर तो कोई नया खिलाड़ी हो जिसने एक सीजन ओके खेला हो तो उसके पास एक लंबा रास्ता ज्यादा रहता है। श्रीकांत है अनुभवी खिलाड़ी, बहुत वरिष्ठ खिलाड़ी, सीजन 2 या 3 से लगातार खेल रहे हैं। और रेडर आप जानते हैं कि उम्र के साथ साथ रिफ्लेक्सेस नीची होती हैं, कम होती हैं उनकी। तो ऐसे ही एक सीजन था जिसमें श्रीकांत बहुत अच्छा नहीं खेले, तो मैंने अपने वीडियो में यह कहा था कि यह सीजन श्रीकांत यादव के लिए मेक और ब्रेक वाला है, यानी कि इस सीजन में अगर अच्छा नहीं खेले तो फिर आगे आएगी दिक्कत। अब एक प्रैक्टिकल बात है, मैंने तो एक एनालिसिस वाली बात कही। वो श्रीकांत को किसी ने वो बाइट सुनाई, उन्होंने शायद आधी अधूरी बाइट सुनी और वो मुझसे नाराज हो गए। अरे सुनील भाऊ ऐसे कैसे बोल दिया कि मुझे कोई खरीदेगा नहीं। फिर बाद में मैं उनको उनके ट्रेनिंग कैंप में मिला, बंगाल वॉरियर्स के साथ जब वो थे,
तो उन्होंने मुझसे बात कही, हम बहुत हंसे। फिर मैंने उनको पूरी वो कहानी सुनाई तो उनको समझ में आया कि मैं किस दृष्टि से बोल रहा था। वो जरा आप भी सुनिए कि श्रीकांत ने उस दौरान मुझसे क्या कहा था। सीजन 9 जो पिछला सीजन था उसका दूसरा या तीसरा मैच था। बंगाल वॉरियर्स स्टार स्टडीड टीम है, मनिंदर सिंह, श्रीकांत यादव, दीपक हुड्डा, 2-3 और बड़े अच्छे प्लेयर। तो मैंने ये कहा था, मुझे कमेंट्री में मुझे अभी याद दिलवाया गया कि श्रीकांत यादव के लिए ये सीज़न बड़ा अहम है, क्योंकि इस बार अगर परफॉर्म नहीं किया प्रभु तो अगली बार हो सकता है कि कोई टीम आपको ना ले। तो श्रीकांत को वो कमेंट्री के क्लिप किसी ने काट काट के भेजे। इन्होंने कहा कि मैं करके दिखाता हूँ, प्रूव करके दिखाऊंगा, सुनील भाई को गलत साबित करके दिखाऊंगा। और श्रीकांत यादव बंगाल की जर्सी में वापस खड़े हैं। बंगाल ने इनको वापस टीम में ले लिया है। श्रीकांत, बहुत बहुत स्वागत मेरे भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो मैंने चैलेंज आपको दिया था, आपने उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, आपने उसको तोड़ दिया। लेकिन तब आपको अजीब लगा सुनने में कि यार ये क्या बोल दिया इसने? हाँ, बहुत अच्छा अजीब लगा था। मैं बोला इतना बड़ा स्टार है, आप तक भाई साहब, आप प्रभु जी है, इतना आप तक कभी बोले नहीं मेरे बारे में इतना गलत। बट इस बार सर ने ऐसा कैसा बोल दिया। मैं बोला देखो अभी सीजन तो चालू हो गया है, पहला दूसरा या तीसरा ही मैच है, आने वाले मैच में दिखाएंगे। फिर जैसा आने वाले मैच में अच्छा खेल लिया, फिर इनका वर्ड चेंज होगा। आज श्रीकांत यादव टीम के बड़े प्लेयर बन गए, ये बन गए, मनिंदर के सपोर्टर बन गए। बहुत सारा अच्छा, मतलब तारीफ करने में बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने कॉमेंट्री भी देखना चालू किया, नहीं तो कॉमेंट्री में कभी देखता नहीं था। चलो इसी बहाने भाई ने हमारी कमेंट्री सुननी शुरू कर दी है। और मेरा पर्पस तो आपको पता ही है कि जो प्लेयर अच्छा नहीं कर रहा तो उसको उठाना है। उठाना किस तरह से है? या तो चाबी दे के उठाना है या तारीफ करके उठाना है। तो मैंने शायद श्रीकांत को चाबी दे के, जो मेरी इंटेंशन थी। तो ऐसा हो जाता है आप बाइट्स को काट छांट के अगर किसी को सुना दे तो उसके अर्थ का अनर्थ हो जाता है। वो जब श्रीकांत से मिले तो बड़े अच्छे माहौल में बात हुई, बड़ा प्यारा उन्होंने इंटरव्यू दिया। श्रीकांत भाऊ, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई विश यू ऑल द प्रभु लोग्स वेरी वेरी मेनी मेनी थैंक यू। दिसंबर का महीना चल रहा है और इसी महीने के अंत में कबड्डी का फाइनल हो जाना है, नया साल आएगा, वीडियोस भी आएंगे। फिलहाल आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद।